वित्त मंत्री बजट पेश करने वाली हैं और बजट से सभी वर्गों की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। अभी मैं महिलाओं के साथ मौजूद हूं और महिलाओं की भी इस बजट से अपनी उम्मीदें हैं, क्योंकि मोदी सरकार के इस तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा और पहला बजट है तो उम्मीदें भी उस तरह से हैं कि महिलाओं पे विशेष फोकस ये बजट होगा। बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ और इनसे हम बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे। जया जी, इस बार के बजट से क्या उम्मीद आपको लग रही है? आपको क्या लग रहा है कि कहाँ पे फोकस होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि बजट देश हित में होना चाहिए, राष्ट्र हित में तो होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये भी नहीं कर सकते कि सस्ता कर दे या कुछ है, क्योंकि हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, विकास के लिए भी हमें चाहिए कि टैक्स वगैरह लगे, सब ठीक है जो उचित है। बट एक चीज़ ये आ जाती है कि एक महिला जो कि जिसका बेसिक जो सैलरी है उसकी 10,000, 8,000 और 10,000 वाले भी लोग हैं जो भारत में अभी अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने घर को चला रहे हैं। उसकी स्थिति को इनको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए और बेसिक नीड्स की जो ज़रूरत है उनको इनको बिल्कुल टैक्स फ्री करना चाहिए। शायद इससे मोदी सरकार को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मतलब जो बेसिक नीड्स की सामान है उससे जीएसटी जो है वो हटाना चाहिए, उससे सभी टैक्स हटाइए। आप इंसान को आप 7th पे लगा रहे हैं, आप सभी लगा रहे हैं, पर जिसकी 10,000 रुपये की सैलरी है उसके ही बारे में सबसे पहले उनको सोचना चाहिए, माननीय सीतारमण मैडम को, कि सबसे पहले उसके लिए सोचिए कि तुम टैक्स लगा दे, जीएसटी लगा दिए, वो खाएगा क्या? बेसिक जो खाने की चीज़ें हैं स्पेशली उनके लिए इनको बिल्कुल टैक्स फ्री करना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगना चाहिए। आम भी जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं, अब सब तमाम लोग हैं, घर के जो सामान हैं, खाने पीने के सामान, बाकी कपड़े लत्ते या दूसरे सामान, ये हमेशा एक महिला सोचती है कि सस्ते हो, कि उनको जो बजट मिलता है घर चलाने के लिए उस बजट पे ज़्यादा असर न पड़े। आप किस तरह से? बजट मिलता है वो सही है, लेकिन मतलब वो जैसे जितना मिलता है अपने को सैलरी के ऊपर से बजट अपन करेंगे ना, घर का भी जो भी काम है तो अब घर में क्या राउत रोतान का भी खर्चे रहते हैं, ये रहते सब खर्चे रहते हैं, घर में हर चीज़ के खर्चे लगे रहते हैं। इस हिसाब से अपने को आपको लगता है कि जो दिनचर्या के सामान है, रोजमर्रा के जो सामान है, वो सब सस्ते होने चाहिए? अभी भी महंगाई, हाँ अभी भी महंगाई तो बहुत ज़्यादा ही है, तो वो थोड़ा तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए सब करना ही चाहिए, सस्ता थोड़ा। अच्छा, आपको मैम क्या लगता है इस बजट से किस तरह की उम्मीद आप देख रही हैं? हम लोग, मेरे को ऐसा लगता है कि मोदी सरकार आने से सोचेंगे तो सही इस बारे में, हम लोग के लिए सोचेंगे, और जैसे दूध हो, डेली नीड्स की चीज़ें हो, खाने पीने की जो भी चीज़ें हो, सब्जी भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, तो सब चीज़ों के बारे में, खास करके इस चीज़ के बारे में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। मतलब महंगाई पे कैसे कंट्रोल हो ये जरूरी है। महंगाई के लिए मतलब हॉस्पिटल के खर्चे, हर चीज़ के खर्चे, दांत निकालने जाओ तो उसमें खर्चे, हर चीज़ के खर्चे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये बात बराबर आती है कि आयुष्मान भारत योजना में और कैप बढ़ाया जाए। बजट के बारे में, बजट आने वाला है तो जो मैम है हमारी सीतारमण मैम, उसका बजट सोच के इस तरह बजट होना चाहिए कि मतलब सब वर्ग, महिलाओं के साथ ही सारे वर्गों का ध्यान होना चाहिए, और वो बजट में आप सबसे पहले शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, है ना। और जो किसी भी वर्ग का लोग हो, वो निम्न स्तर के हैं या गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन सब लोगों के लिए स्वास्थ्य की सुविधा अति आवश्यक है। और जरूरी से घर की जरूरी वस्तुएं, जैसे सबसे ज़्यादा गैस सिलेंडर है, इसका एक निश्चित मतलब सब लोग उसको ले सके, इस तरह का उसका मतलब ये बात बार बार आती है, या कई राज्यों में ऐसे दावे हो जाते हैं कि 500 रुपये में देंगे, इतने रुपए में सारे तो ऐसा मतलब ऑल ओवर होना चाहिए, देशव्यापी। आपको लगता है कि एक न्यूनतम कीमत तय की जाए? न्यूनतम कीमत तय की जाए और भारत के गांव-गांव तक सिलेंडर पहुंचे और हर किसी को ये सुविधा उपलब्ध कराई जाए, है ना। जरूरी वस्तुओं में दूध है, खाने पीने की वस्तुएं हैं, ये एक निश्चित तय हो कि सबको, कोई भारत में भूखा न रहे। और उसके बाद स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य के लिए आज देखिए हमारे कई हजार लोगों में 1 या 2 डॉक्टर हैं, ये इसकी संख्या बढ़नी चाहिए। भारत का जीवन स्तर आगे कैसे जाएगा,
लोग शिक्षित होंगे, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कर, कई दूर तक हॉस्पिटल्स नहीं है। आप कई दूर हॉस्पिटल के लिए इतने दूर, आज देखिए आज बारिश का मौसम है, अगर आपके ज़्यादा कुछ परेशानी आती है तो आप कितने दूर जा नहीं सकते। ये सुविधाएं कैसे आएंगी? ये तो सरकार ही करेगी, है ना। और उसके लिए इस बजट में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि भारत के गांव के कोने कोने तक हर सुविधा पहुंचे। उसके बाद रोजगार, आज शिक्षित व्यक्ति है, भारत में कई लोग शिक्षित इधर उधर घूम रहे हैं, युवा है, बेरोजगार है, उनके लिए ऐसी नीति आनी चाहिए कि भारत का हर युवा को रोजगार मिले। आएंगे फिर आपसे, यूथ हैं उनसे हम पूछ लेते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या किस तरह का ये बजट होना चाहिए? यूथ की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, इस बजट में कैसे प्रावधान आपको लग रहे हैं कि होने चाहिए या क्या उम्मीद कर रही हैं? पहले तो मेरा मानना है कि जैसे एजुकेशन फील्ड है, आज के ज़माने में जैसे डिजिटली ज़्यादा इनको फोकस करना चाहिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना चाहिए ऐसा कि जो आपका डिजिटल एजुकेशन है, जैसे कोविड के टाइम पे पूरा डिपेंडेंट ऑनलाइन था तो सबको बहुत प्रॉब्लम हुई, तो उस चीज़ पर उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरा, जैसे इन्होंने कहा स्टार्टअप्स पे इनको और ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि बच्चे जो पढ़ के निकल रहे हैं वो इंडिया में ही इतना अच्छा काम करे कि उनको बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इंडिया का ही एजुकेशन सिस्टम और एम्प्लॉयमेंट इतना स्ट्रांग हो कि उनको इंडिया में ही रहकर सब कुछ करना पड़े, ना पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़े, ना काम के लिए बाहर जाना पड़े। एआई को लेकर भी इस बार चर्चा है कि उससे लेकर कुछ नई नीति या कुछ ऐसा होना चाहिए, मतलब पढ़ाई में भी हाईटेक चीज़ें और तमाम चीज़ों का समावेश ये बजट में हो सकता है क्या, और कितना ज़रूरी आपको लगता है? नहीं, एडवांस लेवल तो करना ही चाहिए, और बल्कि स्कूलिंग से ही ये सारी चीज़ें उनको अभी से ही डालना चाहिए, क्योंकि अब रेगुलर चीज़ें अब नहीं रही हैं, हाईटेक हो गई हैं, और टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में उसके बिना तो कुछ काम नहीं होता है। तो बचपन से ही स्कूलिंग लेवल से ही एआई तो आजकल सभी यूज़ कर रहे हैं, तो उस चीज़ पे तो मेन फोकस होना चाहिए। अच्छा, एक ये भी बात आ जाती है कि बहुत सारी ऐसे सामान हैं जो लगता है कि नहीं ये सस्ता होना चाहिए या आम आदमी की पहुंच में नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए, और वो नहीं हो पाता है, तो ऐसा लगता है क्या कि कुछ इस मामले में सोचा जाना चाहिए? बिल्कुल सोचा जाना चाहिए, क्योंकि जो ज़रूरत की जो वस्तुएं हैं वो तो सबकी पहुंच के पास होना चाहिए। उससे क्या होगा कि सभी लोग उस चीज़ को खरीद सकेंगे, उनका जीवन सुलभ हो जाएगा और भारत का जीवन स्तर ऊपर आएगा। अच्छा, आपको मैम क्या लगता है कि घर में बहुत सारे लोग पढ़ाई पे खर्चे ज़्यादा हैं, स्वास्थ्य पे खर्चे ज़्यादा हैं, इस ओर किस तरह का ध्यान होना चाहिए आपको लगता है? स्कूलिंग में बच्चों के लिए मतलब आने जाने में, जैसे अभी कल पेपर में आया था कि वो एम्बुलेंस ना होने के कारण उसकी डेथ हो गई, तो उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एम्बुलेंस भले ही बहुत है लेकिन उसको मैनेज करने के लिए वो सब थोड़ा देखने वाला चाहिए, क्योंकि वो कल ही पेपर में आया था कि ले जाते एम्बुलेंस नहीं थी तो रास्ते में ही डेथ हो गई। तो ऐसे सिचुएशन ना आए, मतलब ऐसे इंतजाम हो स्वास्थ्य के, ऐसी नीति बने कि निचले स्तर तक भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिले। हाँ, और स्कूलिंग के लिए भी बच्चों को जैसे बहुत बड़े बड़े बैग दे देते हैं छोटे छोटे बच्चों को, तो उसके लिए थोड़ा या तो स्कूल में उनकी किताबें, कापी किताबें या तो थोड़ी स्कूल में रख लें, क्योंकि 5-5 साल के, 7-7 साल के, 5 साल के बच्चे इतना बड़ा बोझा नहीं उठा सकते, खींच के ले जाते हैं। आने के बाद उनकी ताकत नहीं रहती है, कुछ खाने पीने की भी कुछ भी नहीं रहता, और इतना ज़्यादा बर्डन हो गया है पढ़ाई का कि बच्चे लोग, मतलब अभी एक आया था उसमें कि उसका हाई ब्लड प्रेशर हो गया बच्चे का, 14 साल के बच्चे का ब्लड प्रेशर उसको इतना हो गया, हार्ट अटैक आ गया उसको। तो ऐसी मतलब बच्चों का थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि उनका स्कूल बैग थोड़ा कम हो जाए। अच्छा मैम, आपको क्या लगता है घर का कौन सा सामान सस्ता होना बहुत जरूरी है? घर का तो हर सामान सस्ता ही होना चाहिए भाई, कौन सा सामान की बात नहीं बोल सकते, हर सामान सस्ता ही होना चाहिए। अब टमाटर लेने जाएंगे 80 रुपए किलो टमाटर, सब्जी के मतलब डेली मर्रा की चीजें है ना ये तो ये तो सस्ती होनी ही चाहिए ना। और दाल कितनी महंगी, 180 रुपए किलो, यानी बेचारा गरीब आदमी खाएगा क्या और कमाएगा क्या? ये आपको लगता है? अच्छा मैम, एक और चीज़ आती है अभी, जैसे महिलाओं के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा कहा जाता है कि कोई सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस हेल्पलाइन या तमाम चीज़ें हैं, लेकिन केंद्रीय स्तर पे कुछ इस तरह की चीज़ें हों, राष्ट्रीय लेवल पे कुछ ऐसा, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी चर्चा होती है। आपको क्या लगता है इस दिशा में क्या होना चाहिए? देखिए, जिस जगह कानून स्ट्रांग है, कानून के हाथ जहाँ बोलते हैं ना लंबे भी हैं और अच्छे भी हैं, कड़क हैं, तो उस जगह पे आप देखिए कि आपको वहाँ पर किसी भी प्रकार की जालसाजी नहीं दिखती है।
हम फ्री होके घूम सकते हैं। मैं अभी अभी विदेश का दौरा करके आई, तो मैं देखी वहाँ पर हम लोग 12-1 बजे तक भी घूम रहे हैं, तो हम लोगों को बिल्कुल डर नहीं लग रहा है और बहुत इजी आराम से हम लोग घूम रहे हैं, सब करें। तो कानूनी व्यवस्था तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए और मुझे लगता है कि इनके लिए जो सैलरी पैकेज है, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सैलरी पैकेज स्ट्रांग करिए और उनको एक एजुकेशन भी, हमारे यहाँ एजुकेशन देखिए सबसे ज़्यादा, हम हर जगह जहाँ अटक रहे हैं, जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है वो सिर्फ सभी चीज़ में एजुकेशन आ रही है। आप कोचिंग संस्थान इतनी सारी खुलवा दिए हैं, कोचिंग को आपने हर जगह एग्ज़ाम को उससे कोचिंग से जोड़ दिए हैं। एक जो मध्यम वर्गीय परिवार है जिसके पास 2-3 बच्चे हैं, वो कोचिंग कैसे कराएगा? अभी इससे मुझे याद आया, एक चर्चा अभी ये भी चल रही है कि जैसे नीट का मामला है या दूसरे मामले, तो एक चर्चा ये भी चल रहा है कि उसे कैसे पारदर्शी और बनाया जाए ऐसी परीक्षाओं को, उसके लिए भी कोई राष्ट्रीय स्तर पे ऐसे प्रावधान हो। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप सक्षम नहीं है तो आप एग्जाम मत लीजिए। आप इतने सारे स्टूडेंट्स का आप वो एक एग्ज़ाम लेके उसको बता रहे हैं कि वो डॉक्टर बनेगा या पीएससी क्लियर करेगा, किस जगह पे आप लोगों का भ्रष्टाचार नहीं चल रहा है? और यदि भ्रष्टाचार चल रहा है तो जो आम बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो तो निपट गए इन लोगों के चक्कर में। तो यदि आप में पारदर्शिता हो, और पारदर्शिता तो बिल्कुल रहती है, पर आप वहाँ जो चीटिंग की जो गुंजाइश है उसको कड़े से कड़ा सजा दे के उसको क्यों नहीं ख़त्म कर रहे हैं? वो तो करना ही पड़ेगा। और एजुकेशन पे ही अगर फोकस करेंगे, आप सरकारी स्कूल में सैलरी दे रहे हैं एक टीचर को 75,000, 60,000, 1 लाख, और क्या वही टीचर अपने बच्चों को अपने गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रही है? एक चीज़ और आपसे पूछता हूँ फिर, तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस बजट से क्या होगा कि किस डिपार्टमेंट को ज़्यादा बजट अलॉट हो, या महिला वेलफेयर हैं या दूसरी चीज़ें हैं, कैसे महिलाओं को लग रहा है कि उससे फ़ायदा होगा? आपको क्या लगता है? मुझे यही लग रहा है कि जो एमएसएमई या लघु उद्योग, इसके लिए जो महिलाओं के लिए है छोटे छोटे, क्योंकि मैंने अभी देखिए सहकार मंत्रालय नया बना है, और सहकार मंत्रालय नया बनने का सीधे अमित शाह जी का यही है, मुझे जो समझ में आ रहा है कि अभी तक क्या होता था, जो भी पैसा वो आता था वो कोई एक पर्सन के हाथ में पूरा आ जाता था। सहकार में वो क्या कर रहे हैं कि महिलाओं को, मैक्सिमम महिलाओं को एक साथ जोड़ रहे हैं। अब जितने महिलाएं जुड़ेंगी वो एक साथ जितना पैसा आएगा वो सबको बराबरी से बटेगा, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे जैसे स्व सहायता समूह होते हैं या सहकार को बढ़ावा देना, या जैसे छोटे या लघु उद्योग में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, ऐसी कोई नीति आप? मेरे को तो ऐसा लगता है कि शिक्षण में जिसको 100% मार्क्स आ रहे उसको भी मतलब सीट नहीं मिलती, और जिसको कम नंबर आ रहे उसको सीट मिल जाती है, तो वो तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। आरक्षण हाँ, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा उसमें हम लोग को प्रॉब्लम होती है। अच्छा स्टूडेंट होशियार होके भी उसको नहीं मिलती सीट, तो मतलब बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मेरे कारण मेरे को नहीं मिला, और उसको इतना कम 50, 60, 70 नंबर में भी उनको सीट दे दी जाती है, अलॉट कर देते हैं। अच्छा मैम, महिलाएं आत्मनिर्भर कैसे हो? आपको लगता है कि इस बजट से ये उम्मीद है कि इसके लिए कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, महिलाएं आत्मनिर्भर हों, अपने पैरों पे खड़े हों? हो भी रही हैं, और भी छोटे छोटे उद्योग धंधे या दूसरी चीज़ों में। हाँ, छोटे छोटे उद्योग धंधों को विकसित करना चाहिए। लघु उद्योग धंधों को विकसित करेंगे और बहुत गांव-गांव तक ये स्कीम पहुंचनी चाहिए, क्योंकि शहरों में तो कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाती है, लेकिन गांव में ये व्यवस्था नहीं हो पाती। गांव-गांव तक अगर ये स्कीम पहुंचती है तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा और महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी। इससे क्या होगा कि महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी तो घर का जीवन स्तर सुधरेगा, बच्चे पढ़ सकेंगे, ये बात। अच्छा, बजट का जो आकार होता है, हमने देखा है कि शिक्षा पे अब नई शिक्षा नीति भी लागू हुई है, उसमें बजट का आकार बेहतर रहता है। एमएसएमई की बात आई, उसमें भी रहता है, स्वास्थ्य पे भी रहता है, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी चीज़ आती है कि परिवहन की सुविधाओं को लेकर भी, चाहे रेल कनेक्टिविटी की बात करें, आप लोग लगातार सफ़र सब लोग करते हैं, उसमें रेल किराए की बात हो जाती है कि हाँ, रेल किराया जो है वो इस तरह का रहे कि महिलाओं के लिए बेनिफिशरी रहे। तो आपको लगता है कि इस बाबत भी कुछ ऐसा सोचा जाना चाहिए, ऐसी नीति भी होनी चाहिए कि खासतौर पर महिलाओं को कोई छूट का प्रावधान हो, या बाकी ऐसी कुछ चीज़ें? हाँ, अगर ये सुविधाएं महिलाओं के लिए आती है, परिवहन की या कहीं आने जाने की विशेष रेल सुविधा है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं आत्मनिर्भर है, तो एक शहर से दूसरे शहर जाना ही पड़ता है,
और अगर सरकार महिलाओं के लिए स्कीम लाती है कि उनके लिए अलग मतलब रेल में कोई व्यवस्था हो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो हम अच्छे से और सफ़र कर सकेंगे और अच्छा लाभ उठा सकेंगे। अच्छा, आपको रोजगार के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो उसमें आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी पॉलिसी, ऐसी नीति किस तरह की होनी चाहिए कि आपको लगता है कि यूथ जो हैं, जो पढ़ के निकल रहे हैं, उन्हें रोजगार के अवसर ज़्यादा मुहैया हो? मेरे हिसाब से जैसे जो डिमांड है यूथ की, उस बेसिस पे उनको अपना ऐसा स्कीम लानी चाहिए या इंफ्रास्ट्रक्चर या जॉब ऐसा उनको और अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जो वो पढ़ रहे हैं वो उनका यूज़ हो, या फिर वो ऐसा नहीं कि मैं आज कुछ पढ़ रही हूँ पर उसका यूज़ यहाँ हो ही नहीं पा रहा है, उसके लिए सरकार के पास ऐसा कुछ है नहीं कि मैं अपनी उन स्किल्स का यूज़ कर पाऊँ। तो स्किल बेस्ड जॉब्स को और उनको प्रमोट करना चाहिए और ज़्यादा लाना चाहिए, और वैसी ही पढ़ाई भी होनी चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा फोकस हो। अच्छा, एक बात बार बार आती है कि सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं बल्कि रोजगार के भी अवसर खुले यूथ के लिए। इस दिशा में आपको लग रहा है कि इस बजट से कुछ उम्मीद ऐसी हो सकती है? पहले भी इसको लेकर सरकारों ने काम किया है, घोषणाएं हुई, लेकिन इस बार भी ऐसा आपको लगता है? हाँ, मतलब जितना मैं न्यूज़ में भी हम देखते हैं आजकल स्टार्टअप्स के लिए तो स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली भी है, और अगर हम आंकड़े भी देखें तो बढ़े हैं, स्टार्टअप्स का बहुत ज़्यादा बढ़ा है पहले से। तो मुझे लगता है कि इस बार भी शायद करेंगे ही, और करना भी चाहिए स्टार्टअप का। तो स्टार्टअप्स पे फोकस होना चाहिए, इसके लिए बजट का एक अच्छा मतलब व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। उससे आपको लगता है क्या कि उससे क्या बेनिफिट क्या होगा? अभी जैसे जो भी इनोवेशंस हो रहे हैं, इतने आजकल के जो माइंड्स हैं बच्चों के इतने ज़्यादा इनोवेटिव हैं, तो वो अगर हम इस अपने नेशनल लेवल पे उनको अगर कुछ प्लेटफॉर्म मिलता है तो हर कोई चाहता है कि अपने ही उसमें उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, और अगर वो अपने स्किल्स पे, अपने आइडियाज़ पे अगर अच्छे से वर्क कर सके तो देश के ही हित में रहेगी वो चीज़ें, देश के ही बेनिफिट में रहेगी, तो वो अच्छा रहेगा। अच्छा, एक और सवाल आपसे, फिर इधर भी आऊँगा। टैक्स स्लैब की बात होती है, ख़ासतौर पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप लोगों के परिवार से भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है, तो टैक्स स्लैब में छूट की एक हर बार जब भी बजट आना होता है, और तब जबकि अब की बार तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है मोदी सरकार का, तो एक बात आती है, महिलाएं भी बहुत सारी जॉब कर रही हैं, तो उसका आपको लगता है कि ये होना चाहिए, और ख़ासतौर पे जो महिला कर्मचारी हैं सरकारी, तो उनके लिए भी कुछ इस बार रियायत की उम्मीद है क्या? हाँ, उम्मीद तो हम रखेंगे ही, क्योंकि टैक्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि आदमी उसको दे पाने में फिर बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए और महिला कर्मचारी के लिए अगर कोई भी विशेष सुविधा दे गवर्नमेंट टैक्स के लिए, क्योंकि महिलाओं को बहुत सारा कुछ संभालते हुए जॉब करना पड़ता है, इसलिए ये सुविधा, और मैं मैम से ये रिक्वेस्ट है कि वो महिलाओं के लिए कुछ विशेष सुविधा लेकर टैक्स में आए तो बहुत अच्छा होगा। यही सवाल है मेरा, आपसे भी यही सवाल है, क्योंकि सबके कई आप लोगों के घर में भी सरकारी जॉब में होंगे, महिलाएं सरकारी जॉब में रहती, तो उसे लेकर क्या टैक्स स्लैब में कुछ छूट मिलनी चाहिए लगता है आप लोगों को? आपको लगता है? मुझे लगता है कि टैक्स स्लैब में सच में हम लोग को छूट देनी चाहिए, क्योंकि हम सरकारी उसमें आ जाते हैं, हमें जितनी सैलरी मिल रही है उतने में ही हम डिपेंड हैं। हमें कुछ भी एक्स्ट्रा कहीं से नहीं मिल रहा है, और जितनी इनकम होती है उसमें भी हम 30% दे देते हैं। ठीक है, यहाँ हमने दिया तो एक प्रकार से जिस इंसान ने एक बार टैक्स दे दिया, फिर हम जब खाना खाने जाते हैं तो जीएसटी दे रहे हैं, जब हम अनाज खरीद रहे हैं तो जीएसटी दे रहे हैं। तो एक सरकारी जो इंसान है जिसको पहले ही आपने 20-30 के स्लैब में ले लिया, तो फिर जीएसटी हमारा फ्री करो, हमें होटल में जीएसटी नहीं देंगे, हम कहीं नहीं देंगे, हमारा एक कार्ड बना दो कि हमने पहले ही आपको सैलरी से अपना दे दिया। हम कितने बार आपको, हम अगर टिकट लेते हैं तो हम जीएसटी दे रहे हैं, हर जगह हम जीएसटी दे रहे हैं, तो हमारे पास तो 70% के टैक्स स्लैब पे हम लोग आ चुके हैं। तो ये होना ही चाहिए। दूसरा एक चीज़ मुझे बोलना है और है कि जो आपने बोला कि स्वरोजगार स्थापित किया जाए, इनोवेशन स्टार्टअप किया जाए। मैं आज की डेट में मैंने करीब 600 से 1000 महिलाओं के लिए स्टार्टअप के लिए मैंने खुद फॉर्म भरे हैं। 7000 महिलाओं का मैंने ट्रेनिंग कराया। आप बिलीव करेंगे, मैं अपने खुद के टेस्टिंग के लिए, मेरी वो महिलाएं आज 6 महीने से वेट कर रही हैं। मैं उन महिलाओं को बोलती हूँ बेटा 9 महीने वेट कर लो,
बैंक से मैं करवा दूंगी। मैंने उनको ट्रेनिंग कराई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रेनिंग कराई, मैंने सब कराया। अगर बैंक उनको लोन नहीं दे रहा है, मैं कहाँ जाऊँ? और वो आप बोलते हैं मुझे महिलाओं को बढ़ाना है, उनके लघु उद्योग खुलाना है, उनके लिए स्वरोजगार कराना है। मैं बैठी हूँ ना कराने के लिए, मेरे जैसे कई लोग बैठे हैं और हम लोग दौड़ रहे हैं बैंक में, एक भी महिला का लोन पास नहीं हो रहा है। सरकार की नीति है, पहले बजट में घोषणाएं भी होती रही, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे विशेष ध्यान होना चाहिए। अगर इम्प्लीमेंटेशन पे यदि स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाया जाए कि आप 45 दिन के अंदर बताइए कि यदि ये फॉर्म आया है तो इसमें क्या गड़बड़ी है जो आपने इसको रिजेक्ट किया है। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, जैसे अभी लखपति दीदी की बात आ रही है, जो एक बड़ी पहल है केंद्र सरकार की, या जो सौर ऊर्जा पे जो बात आ रही है उसमें भी महिलाएं बड़ी तादाद में जुड़, तो ऐसी कुछ नई घोषणाएं आपको लग रहा है उम्मीद कि इस बजट से भी हो सकता है? मैं सौर ऊर्जा पे मेरे साथ अभी 1500 महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो बोल रही है मैडम सौर ऊर्जा पे मुझे काम करना है, हमको ट्रेनिंग दीजिए। डेली मुझे व्हाट्सएप आ रहा है और मैंने किया भी काम शुरू किया। तो लेकिन आप मतलब लोगों में जागरूकता हो रही है इसको, तो इसे और बड़े पैमाने पे हो सकता है। पर ऊपर से बहुत अच्छा ऑर्डर आता है, नीचे लेवल पे यदि इम्प्लीमेंट कर दें तो मैं अकेली ही, मैं सोचती हूँ कम से कम 6 से 7 गांव को तो मैंने ही गोद ले रखा है, पर बहुत परेशानियाँ होती हैं लेवल पे, नीचे पे बहुत तकलीफें हैं। लेकिन इनिशिएटिव कैसा आपको लगता है, या इस तरह की जब बजट में घोषणाएं होती है इससे उम्मीद बहुत अच्छा लगता है। हम देखिए, हम तुरंत इतने खुश हो जाते हैं और तुरंत हम भागने लगते हैं, महिलाओं को बताने लगते हैं अब हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। महिलाएं भी खुश हो जाती हैं, चलो जय हमारी कुछ होगा। लेकिन उसके बाद बहुत कठिनाई होती है, बहुत दौड़ना पड़ता है, स्टार्टअप के लिए भी बहुत दौड़ना पड़ रहा है। उन कठिनाइयों को मतलब दूर करना भी बहुत जरूरी है। चाहिए। देखिए मैं अगर आज बोल दूं कि मैं 50 किलो चावल बना रही हूँ और बांट देना, बांटने वाला किसके पास गया है ये देखना जरूरी है कि क्या वो भूखा खाया है या वो खाया है जिसका पेट भरा हुआ है। और यहाँ क्या हो रहा है, लोन सैंक्शन उनका होता है, उद्योग धंधे उनके डालते हैं जो पहले से ही बहुत बड़े बड़े उद्योग डाल चुके हैं। जो मेरी महिलाएं जिनके पास चप्पल भी नहीं है, मैं चाहती हूँ वो महिला लखपति बन जाए। मैंने अभी मंत्रालय में गई थी और मैंने 4-5 हम लोगों ने मिलके पत्रिका निकाली है कि लखपति दीदी आप मशरूम का खोल लीजिए, आप मत्स्य उद्योग में चले जाइए, सब में लखपति बन जाएंगी। मैंने सबके लिए प्रोजेक्ट बना दिया है, पर इम्प्लीमेंट उसका वो तो होना चाहिए, मतलब बहुत अच्छी योजनाएं चल रही है और इस बार भी बजट से बहुत अच्छी और बड़ी योजनाएं महिलाएं के लिए आए, रियायत मिले, ऐसी उम्मीद आप सबको है? हम सबको है। और लेकिन ज़मीनी स्तर पे उसका जो है उतारा भी ज़मीनी स्तर पे उसी तरह से जाए जिस तरह की योजनाएं हैं, ये भी उम्मीद महिलाएं कर रही हैं। तो इस बार मोदी सरकार से, वित्त मंत्री से बहुत उम्मीद, चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, मूलभूत ज़रूरत की चीज़ें जो हैं उनमें महंगाई कम हो इसकी बात करें, ऐसी उम्मीदें महिलाएं रख रही हैं वित्त मंत्री से और इस बार के बजट से।